नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा? हमने देखा ग्राम सभा। सबसे पहला लेक्चर जो ये एचआर पब्लिकेशन की सीरीज का हम कर रहे हैं वो क्या पढ़े थे? ग्राम सभा। फिर दूसरा क्या पढ़े? ग्राम पंचायत। उसके बाद हमने पढ़ा जनपद पंचायत। फिर हम देखे जिला पंचायत। और ये जो था, अगर एचआर पब्लिकेशन की किताब से देखें, ये हम पढ़े चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 6 में था। इसके बाद हमने आरक्षण पर बात की, जो कि अभी अपडेट हुआ है, यानी कि मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक, संशोधन हुआ है ना। तो आरक्षण पर बात की, वो हमारा चैप्टर नंबर 7 था। अब उसके बाद आप अगर लेक्चर देख रहे होंगे तो लगेगा सीधा पंदे पे कूद गए, बीच का खा गए। नहीं, पढ़ सकते हो, क्योंकि हम आज वाले टॉपिक में पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति देखेंगे। और पदमुक्ति में भी पहला अविश्वास प्रस्ताव के तहत पदमुक्ति क्या है, सब चीज समझेंगे। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इस चैप्टर के बाद डायरेक्ट देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर बीच का कहां गया, वो लग गया। ये सीरीज वाइज ही है, समझ लेना है ना। हम कुल मिला के देखो धारा 21, 28, 35 यही सब पढ़ेंगे, ठीक। और आपको याद आ रहा होगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो पद मुक्ति संबंधी जितने बातें थी मैंने वहां पे स्किप किया, बोला कि हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। तो यही है एक साथ पढ़ने का, ठीक। तो आरक्षण के बाद डायरेक्ट देख सकते हो। और ये ग्राम पंचायत, इस टॉपिक के बाद भी आप इसको देखेंगे तो भी समझ आ जाएगा। बट ठीक है, जैसा भी आप देख रहे होंगे, जिस समय देख रहे होंगे बेस्ट है। तो ये चैप्टर आपको समझ आने वाला है। अब इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं बचेगी। सब चीज को मैं एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे बताऊंगा। कोई बच्चे बोलते हैं बहुत गलती, बहुत गलती। अरे बहुत मतलब क्या होता है बताओ? बहुत, कई लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि सर बहुत ज्यादा गलती है। बहुत ज्यादा गलती का मतलब क्या? इतने सारे पेजेस हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, कहाँ पे क्या गलती होगा बताओ? आप जो बोल दे तो इजीली इल्जाम लगा देना कि बहुत ज्यादा गलती। कितने जगह गलती है बताएंगे? कोई संख्या मेरे को गिन के बताना, फिर मैं बताऊंगा बहुत मतलब क्या होता है। 3-4 जगह 3-4 पॉइंट्स गलत है, और वो भी तो मैं सुधार के पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ तो सुधार के ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ पूरा डिटेल में बताऊंगा और सुधार के पढ़ाऊंगा। तो सही गलत वो सब हम लोग इसमें सुधार लेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। ये किताब का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति। अपने पद पर रहते हुए किन किन तरीकों से वो हट सकते हैं, उसी को हम पढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपना पद उनको छोड़ना पड़ सकता है, रिकॉल के माध्यम से, त्याग पत्र के माध्यम से, निलंबन के माध्यम से, और हटाना मतलब रिमूवल हो सकता है उनका। ये सारे जितने भी शब्द देख रहे हैं, इन शब्दों का एक सिंपल शब्द में बताऊं, इसका मतलब है अपने पद से हट जाना। बस उसको अलग अलग शब्दों से आपको परिचित करा दिया गया है, ठीक। तो पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति देखेंगे। और आज हमारा टॉपिक है अविश्वास प्रस्ताव। इन सभी के आर्टिकल्स आपको याद करने हैं, आर्टिकल्स याद करने हैं, धारा याद करने हैं, सेक्शंस याद करने हैं। सेक्शंस भी आपको याद करना काफी ज्यादा जरूरी है, और मैं उसको थोड़ा बहुत कोड के माध्यम से पूरा 132 धारा याद करा के दूंगा। आप उसके लिए निश्चित रहें। फिलहाल जो बोल रहे थे ना सर उसका भी ट्रिक बता दो, तो ठीक है, ट्रिक मैं इसको बताता हूं। ये पद मुक्ति वाला एक साथ आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव क्या है उसको बाद में देखेंगे, पहले आप धारा को याद रखना। तो देखो ये सारे के ना सारे 7 के पहाड़ा है। 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। तो 7 का पहाड़ा हो गया। तो 21 में सरपंच और उप सरपंच का, यानी कि जो ग्राम पंचायत के हैं, ग्राम पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख है, उनका अविश्वास प्रस्ताव धारा 21 में दिया हुआ है। जनपद पंचायत के लिए अविश्वास प्रस्ताव धारा 28 में, और जिला पंचायत के लिए 35 में दिया हुआ। तो 21, 28 और 35, 21, 28 और 35। तो ये 7 का पहाड़ा में आपका ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव कवर हो जाता है। 7 का पहाड़ा 21, 28, 35। ग्राम पंचायत में कौन होंगे? सरपंच और उप सरपंच होंगे। जनपद पंचायत में कौन होंगे? जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। जिला पंचायत में कौन होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो उनका अविश्वास प्रस्ताव 21, 28 और 35 रेस्पेक्टिवली याद रह जाएगा, ठीक। रिकॉल, देखो रिकॉल में का आ रहा है, क्या होता है शब्द उसको बाद में सीखेंगे, बट फिलहाल धारा याद करना। रिकॉल में का आ रहा है तो 21 का, 21 में तो अविश्वास प्रस्ताव है, 21 का रिकॉल है। का आ रहा है, 21 का में क्या है? रिकॉल है। त्याग पत्र देखो कभी कभार आप ये सुने होंगे कि 7 त्याग पत्र दे दिए, सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिए। तो 7 से 37 याद कर लेना, 7 और लास्ट का फिगर 7 याद रखोगे, इजीली याद रह जाएगा। तो 7 त्याग पत्र दे दिए, धारा 37 में त्याग पत्र हो गया। निलंबन, न से निलंबन, न से 9, लास्ट में 9 आ रहा है, 39 39 ये याद रह जाएगा। और देखो हटाना, रिमूवल, धारा 40 में। जैसे 40 को ज्यादातर अली बाबा 40 शोर से याद करता हूं। आप ये
चोर लोग को अपने जीवन से हटाओगे कि नहीं हटाओगे, है ना। तो हटाना किस में है, धारा 40 में है, एकदम इजी है, कुछ दिक्कत नहीं। अविश्वास प्रस्ताव धारा 21, 28 और 35, 7 का पहाड़ा 21, 28, 35। रिकॉल है 21 क में, रिकॉल है 21 क में, त्याग पत्र है 37 में, निलंबन है 39 में, और रिमूवल हटाया जाना है 40। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 21, 28 और धारा 35, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव समझिए बात। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये अविश्वास प्रस्ताव लाया किसके विरुद्ध जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि अब उन पदाधिकारियों पर विश्वास नहीं रह गया कि वो अच्छे से काम कर पाएंगे, इसलिए उनको हटाना है। तो ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है, अ से अविश्वास प्रस्ताव और अ से अप्रत्यक्ष, ध्यान रखेंगे, अ से अविश्वास प्रस्ताव और अ से अप्रत्यक्ष, जितने भी लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, उन पर क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उन पर क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। या एक और चीज पढ़ना, या तो अप्रत्यक्ष या दूसरा प्रमुख और उप प्रमुख लोगों के ऊपर, प्रमुख और उप प्रमुख, इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो समझिएगा बात को। देखो अविश्वास प्रस्ताव मैंने क्या बोला, अविश्वास प्रस्ताव कोई पूछे क्या है, तो अविश्वास प्रस्ताव ध्यान रखना किनके ऊपर लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव या तो आप बोल सकते हो जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, या प्रमुख और उप प्रमुख, प्रमुख और उप प्रमुख पर लाया जाता है। बोले सर नहीं समझ आया, बता दें, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव इनके आधार पर हम देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत, फिर खंड स्तर पर जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ध्यान रखेंगे प्रमुख और उप प्रमुख, तो ग्राम पंचायत में प्रमुख या अध्यक्ष बोलो, लेकिन अध्यक्ष हम नाम नहीं लेते, क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। तो प्रमुख कौन हो जाता है, सरपंच, और उप प्रमुख कौन हो जाता है, उप सरपंच, हाँ कि ना। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से प्रमुख और उप प्रमुख में सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल। ये सवाल भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये बातें याद रखनी है कि सवाल यहां से बन सकते हैं, किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसके खिलाफ रिकॉल की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, ये सब याद रखना। जनपद में जनपद पंचायत के सदस्य नहीं, अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये प्रमुख हो गए और ये उप प्रमुख हो गए। और जिला पंचायत के स्तर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। मतलब 6 लोगों के खिलाफ, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। सर ये तो प्रमुख उप प्रमुख हो गया, ये डेफिनेशन भी तो बताया था कि अप्रत्यक्ष, हाँ जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो यही तो है अप्रत्यक्ष रूप से। ध्यान दो, ग्राम पंचायत में जब चुनाव होता है, ग्राम पंचायत में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, 3 प्रकार के लोग रहते हैं, एक होता है पंच, एक होता है सरपंच और एक होता है उप सरपंच। तो क्या ये उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है कि नहीं होता, हाँ। पंच और सरपंच का देखना ध्यान से, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सॉरी पंच और सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और उप सरपंच का इनडायरेक्ट होता है। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन और इनका इनडायरेक्ट, आईडी अप्रत्यक्ष, उप सरपंच का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक। जनपद के केस में सदस्यों का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि अपने सदस्य जो हैं अपने बीच में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। जिला पंचायत स्तर पर भी सदस्य डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं और अपने बीच में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं लोग। तो इन अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन निर्वाचित होगा, 1 2 3 4 और ये 5। बोले सर सरपंच कैसे, ये तो अभी आप बोले अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो होंगे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो वैसे में तो सरपंच नहीं आ रहा है, हाँ। तो सरपंच एक अपवाद है, क्या है, सरपंच एक अपवाद है, समझ आई बात। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, कौन है, सरपंच। और सरपंच ही एक ऐसा पद है जिसके खिलाफ, ध्यान रखें इस बात को लिख लेना, ये अपवाद है जिसके खिलाफ, क्या, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। और दूसरा रिकॉल की प्रक्रिया भी लाई जाती है। रिकॉल मतलब हिंदी में और उसका नाम है वापस बुलाना, और 2-3 शब्द हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव भी और रिकॉल दोनों सरपंच के खिलाफ लाया जाता है।
इतनी सी बात समझ आई? इतनी सी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अविश्वास प्रस्ताव यही हमारा टॉपिक है। और धारा 21 में देखो ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और उप सरपंच के लिए, धारा 28 जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, और धारा 35 में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ हम लाएंगे। यही टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अविश्वास प्रस्ताव। अब देखो, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही अपने स्तर के प्रमुख एवं प्रकोप के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे अगर हम ग्राम पंचायत स्तर पर देखें तो किसके खिलाफ लाया जाएगा, किसके खिलाफ ला सकते हैं? सरपंच और उप सरपंच के। कौन लाएगा? किनको विश्वास नहीं हो रहा है तो वहां के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ये लाया जाता है। निर्वाचित सदस्यों को लगे कि भैया अब ये विश्वास के लायक नहीं है, तब लाया जाता है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित सदस्य कौन कौन रहते हैं? केवल पंच क्या, इसमें जोड़ लेना। मैंने बोला ना, जहां पे कुछ मिसिंग रहेगा, जहां पे कुछ गलती रहेगी, उसको मैं ऐड करवा दूंगा, उसके लिए चिंता मत करिए। तो यहाँ पे पंच और सरपंच भी लिख लेना, क्योंकि निर्वाचित सरपंच भी होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सरपंच भी रहता है। तो सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ निर्वाचित सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। अब जैसे उप सरपंच के लिए रहेगा तो सरपंच भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो पंच और सरपंच किसके खिलाफ ला सकते हैं? सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ। जनपद पंचायत के केस में सदस्यों द्वारा लाया जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ। जिला पंचायत के केस में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया जा सकता है। समझ आ रही है बात? क्यों लाएंगे? अगर वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे तो। समझ आई बात? चलो अब देखो, जब अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, वोटिंग होती है, कौन पक्ष में कौन विपक्ष में है। तो जैसे भैया देखो, अध्यक्ष बना होगा, ये इसी सदस्य में से तो बना होगा क्या? तो क्या उसको वोट देने का अधिकार होगा? बिल्कुल होगा, वो एज अ सदस्य वोट देगा। तो जिनके खिलाफ भी लाया जा रहा है ना, एज अ सदस्य वो वोट दे सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने एवं पारित करने का तरीका, ये तरीका जानने से पहले ना, मैं जितने भी कंफ्यूजिंग चीजें हैं उसको एक चार्ट के माध्यम से बता रहा हूं, उसको रट लेना, चार्ट लेना, उस चार्ट को पूरा चार्ट लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक। क्योंकि देखो, अलग अलग जगह अलग अलग स्तर के अधिकारी हैं, फिर आगे अपील होगा, उसकी अध्यक्षता करेंगे, कितने कितने दिन के अंदर अपील हो सकता है, किसके पास करेंगे, ये सब बातें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। उसको मैं एक साथ लिखा रहा हूँ, एक साथ आप याद रख लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रक्रिया अपनाने से पहले मैं एक चार्ट बताता हूं, उस चार्ट को आप याद रखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है उसको हम देखेंगे, ठीक। तो देखो, अविश्वास प्रस्ताव, ये चार्ट अलग से बना लेना, अविश्वास प्रस्ताव, और इस चार्ट को पूरा चार्ट लेना, ठीक। अब देखो चार्ट में क्या रहेगा। पहला ये हम देखेंगे स्तर, ये क्या पढ़ रहे हैं जी? स्तर, और 3 स्तर होंगे। तीन स्तर होंगे। पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, तीसरा जिला पंचायत, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, विहित अधिकारी, विहित प्राधिकारी, सक्षम अधिकारी, जो शब्दों से आप बोलना चाहे, विहित प्राधिकारी मतलब जो कैपेबल है। जैसे मैं भैया, अब मान के चलो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, तो किसके पास शिकायत करोगे? कोई अपने भाई बहन से करोगे क्या? नहीं, वो क्या उसको समझेंगे, मेरे पास ही कर पाओगे, या मेरे से ऊपर कोई और होगा उनके पास कर पाओगे, ठीक। तो विहित प्राधिकारी या विहित अधिकारी कौन होता है, ये क्या होता है भी सब समझ आएगा, बस पहले इस चार्ट को रटना है, याद करना है, ठीक है, रटना है, याद करना है। फिर यहां पे लिखना अध्यक्षता। भैया जब मीटिंग होगी, अविश्वास प्रस्ताव चलते रहेगा, उस मीटिंग में अध्यक्षता कौन करेगा उसकी बात कर रहे हैं। फिर अपील, यहां पे लिखेंगे अपील, और अपील दिवस, अपील और अपील दिवस। तो ग्राम पंचायत के केस में विहित प्राधिकारी या विहित अधिकारी कौन होता है? तो उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी। बोले सर नहीं, किताब में तो कुछ और दिया। देखो, उपखंड अधिकारी हो गया, या अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लिखा रहेगा, दोनों एक ही है। उपखंड अधिकारी या लिखा हो अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, या
एसडीओ दे दिया हो, एसडीएम दे दिया हो, एक ही मतलब है, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, अनुविभागीय अधिकारी, एक ही लेवल के अधिकारी हैं। तो उपखंड अधिकारी दे दे, अनुविभागीय अधिकारी दे दे, एक ही है, विहित अधिकारी मतलब वही, ठीक है। जनपद पंचायत के केस में अब देखो ये छोटे से बड़ा जाएगा, बड़े से छोटा जाएगा। ग्राम पंचायत थोड़ा छोटा स्तर, जनपद पंचायत उससे बड़ा, फिर जिला पंचायत उससे बड़ा। तो विहित प्राधिकारी हो गया, अध्यक्षता हो गया, अपील हो गया, ये भी धीरे धीरे लेवल में बढ़ते चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। तो आपको इसको बढ़ते लेवल में बढ़ाना है। देखो उपखंड अधिकारी एसडीओ हो गया, एसडीओ के ऊपर कौन रहेगा, कलेक्टर रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कलेक्टर, और कलेक्टर के ऊपर रहेगा डायरेक्टर, डायरेक्टर पंचायत, मतलब जो संचालक है ना, डायरेक्टर, वो आईएएस अधिकारी हो गया, बहुत बड़ा अधिकारी हो गया वो, ठीक है। तो क्या संचालक पंचायत लिख लो या डायरेक्टर लिख लो, सब वर्दी है जितना लिखा रहा हूं, है ना। अभी पहले इसको याद करना, उसके बाद हम प्रक्रिया सीखेंगे। उपखंड अधिकारी, अनुविभाग अधिकारी एक ही है, फिर कलेक्टर, फिर संचालक पंचायत। अभी क्या होता है उसको हम समझेंगे। फिर अध्यक्षता की बात करते हैं तो आप नायब तहसीलदार का पद सुने होंगे क्या, जब आप सीजीपीएससी का एग्जाम दिलाएंगे तो उसमें एक पोस्ट रहता है नायब तहसीलदार। ध्यान, नायब तहसीलदार, तहसीलदार आप डायरेक्ट सीजीपीएससी से नहीं बन सकते हो, यूपीएससी से बन सकते हो। आपको कलेक्टर बनना है तो यूपीएससी से बनना पड़ेगा, सीजीपीएससी से सिर्फ डिप्टी कलेक्टर बन सकते हो। तो भैया यहां पे अध्यक्षता याद रखना, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। फिर यहां पर कौन आएगा, तो देखो नायब तहसीलदार के ऊपर आप देखोगे तो डिप्टी कलेक्टर है ना, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। फिर कौन हैगा उसके ऊपर, कलेक्टर, कौन, कलेक्टर। तो नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, फिर कौन हो गया, कलेक्टर हो गया। ये तीनों चीज याद रह जाएंगे आपके ऊपर, चलिए ठीक। फिर अपील क्या है सब समझाऊंगा, बस याद करते चलना। अपील कलेक्टर के पास, कलेक्टर के ऊपर समझ लो कौन रहता है, संचालक पंचायत। तो संचालक, संचालक पंचायत यानी कि डायरेक्टर। और सबसे ऊपर कौन है, राज्य सरकार। इसके भी ऊपर कौन है पूछा है तो राज्य सरकार, कौन, राज्य सरकार। फिर अपील दिवस 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन। ये चार्ट आप बना लें, इसको याद कर लें अच्छे से, फिर हम समझते हैं कि होगा क्या। 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन, ठीक। 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन, इसको याद रखेंगे। एक चार्ट और बना सकते हो चाहे तो, निर्णय। फिर ये निर्णय, निर्णय में भी लिख लेना, ये 30 दिन, 30 दिन और 45 दिन, 30 दिन, 30 दिन, 45 दिन। ये चार्ट आपको बनाना है पूरा। स्तर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। वित्त अधिकारी में उपखंड अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी एक ही है, फिर कलेक्टर हो गया, फिर संचालक पंचायत। अध्यक्षता कौन करेगा, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर। अपील कलेक्टर, संचालक पंचायत, राज्य सरकार। अपील दिवस 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। फिर वो अपील का निर्णय कितने दिन में देते हैं, वो 30, 30 और 45 है। ठीक, उम्मीद करता हूं इसको आप पॉज करके अच्छे से देख लिए होंगे। अब हम वापस इस पर चलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने एवं पारित करने का तरीका। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने एवं पारित करने का तरीका। तो हम लाइन से एक एक स्तर पर बात करते हैं। ये किस किताब में तो सभी को एक साथ दे दिया है, बट आपको समझाने की दृष्टि से मैं इंडिविजुअल लेकर चलता हूं। मान के चलिए ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच या फिर उप सरपंच के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव। तो कैसे लेकर आएंगे, ये एक एक स्टेप पढ़ते हैं और एक एक स्टेप को यहाँ पे मैं बोर्ड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव एक निश्चित प्रारूप बनाकर उस स्तर के 1/3 निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर विहित अधिकारी को सौंपते हैं। पहला प्रक्रिया क्या हो गया, पहला प्रक्रिया क्या हो गया, ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव एक निश्चित प्रारूप बनाकर उस स्तर, हम अभी फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो चलो अविश्वास प्रस्ताव पर बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ, सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ हम लोग क्या रहते हैं। ठीक है, सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पहला स्टेप होगा कि 1/3 निर्वाचित सदस्यों का, निर्वाचित सदस्यों का, और ध्यान दो निर्वाचित सदस्य वहां पे कौन रहेंगे, पंच रहेंगे। ठीक है, और सरपंच को भी उसमें जोड़ा जाता है, याद रखना ना, पंच प्लस सरपंच भी, पंच प्लस 1 कर दे रहा हूं, मतलब वो सरपंच भी उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, वो भी निर्वाचित सदस्य है। उसका 1/3 निर्वाचित सदस्यों का 1/3
एक तिहाई, पहला क्या, निर्वाचित सदस्यों का एक तिहाई किसको एप्लीकेशन देगा, एक विहित प्रारूप मतलब आवेदन करेगा, समझ लो ना, एप्लीकेशन लिखेगा, एक निश्चित फॉर्मेट रहता है, उस एप्लीकेशन लिखेगा किसको, विहित प्राधिकारी को, किसको, विहित प्राधिकारी को, विहित प्राधिकारी को। विहित प्राधिकारी मतलब क्या, विहित प्राधिकारी या विहित अधिकारी मतलब क्या, तो विहित अधिकारी देखो यहां पर मैं क्या बताया आपको, ग्राम पंचायत स्तर पर कौन है उपखंड अधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी, तो मैं यहां पर चूंकि मैं सरपंच और उप सरपंच का केस ले रहा हूं, ये किस में आएंगे, ग्राम पंचायत में आएंगे, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर विहित प्राधिकारी कौन हो जाएंगे, यहां पे विहित प्राधिकारी हो जाएगा उपखंड अधिकारी, कौन, उपखंड अधिकारी, एसडीओ। ठीक, तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि निर्वाचित सदस्य, और निर्वाचित सदस्य मतलब ग्राम पंचायत के केस में निर्वाचित सदस्य किसको बोलते हैं, पंच, और उसमें एक और अलग से आता है सरपंच, ये भी जुड़ता है। इसके एक तिहाई लोग एप्लीकेशन लिखेंगे, कम से कम एक तिहाई लोग रेडी होना चाहिए शुरुआत में। बोले सर उदाहरण दे दो, अरे मान के चलिए 14 टोटल कितने हैं, पंच हैं, और 14 पंच और एक सरपंच को मिलाकर कितने लोग हो गए, 15। किसी वार्ड में 14 पंच हैं और एक सरपंच को मिला दे टोटल कितने लोग हैं, 15। तो कम से कम पहला स्टेप कब चालू होगा, पहली प्रक्रिया, पहला प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, जब एटलीस्ट 14 + 1 कितना, 15, 15 के एक तिहाई कितने लोग, 5 लोग, एटलीस्ट 5 लोग साइन करके दें, साइन करना है, ऐसा नहीं कि हाँ चल ठीक है ना ला ले वो देख ले वो जो ही देखे जाही नीचे देख वो, ऐसा नहीं, पहले भैया साइन करो कि आप लोग अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेना चाहते हैं, आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक तिहाई लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन किसको दें, उसी सरपंच को दे कि तुमको निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं, किसको देंगे, विहित अधिकारी को देंगे। विहित अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर कौन, उपखंड अधिकारी, एसडीओ। अब बोले ये मिलेगा तो क्या करेगा, ये भी कुछ करेगा, तो क्या करेगा इसका देखो, सेकंड स्टेप क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के सूचना मिलने के 15 दिवस के भीतर, अविश्वास प्रस्ताव के सूचना मिलने के 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी बैठक बुलाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप क्या लिखा हुआ, बैठक बुलाएगा जिसकी सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दे दी जाती है। ठीक है भैया, अब दूसरा स्टेप क्या, अब ये विहित प्राधिकारी बैठक बुलाएगा, विहित अधिकारी या विहित प्राधिकारी क्या बुलाएगा, बैठक। तो भैया सरपंच और उप सरपंच या ग्राम पंचायत के केस में विहित प्राधिकारी मतलब क्या, वही उपखंड अधिकारी, इसका मतलब क्या, उपखंड अधिकारी बैठक बुलाएगा। ठीक है, क्या बुलाएगा, बैठक, 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर क्या, बैठक बुलाएगा, बैठक बुलाएगा, 15 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। जैसे ही इनको मिला, इन लोगों ने साइन करके दिया, और मान के चलिए 1 मार्च को इनके पास पहुंच जाता है, इनके पास डिटेल पहुंच जाता है विहित प्राधिकारी, तो 15 दिन के अंदर मतलब 15 मार्च तक इन लोग क्या बुलाएंगे, एक बैठक बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, बैठक बुलाएंगे। ठीक है, और ध्यान देना जिसकी सूचना 7 दिन पहले मिलनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जिसकी सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दे दी जाती है, सदस्यों को दे दी जाती है। ठीक है, तो विहित प्राधिकारी 15 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा, और 7 दिन पहले मतलब जैसे कि 1 मार्च को इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, किसको, विहित प्राधिकारी को। ठीक है, तो 15 मार्च से पहले क्या करेगा, वो बैठक बुलाएगा 15 मार्च के भीतर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, सूचना मिलने के 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी बैठक बुलाता है, 15 दिवस के अंदर, उससे पहले भी कर सकता है लेकिन डिले नहीं करेगा। ठीक है, तो 15 दिनों के अंदर मतलब मैं मान चल रहा हूँ 15 मार्च को क्या बुलाया, बैठक बुलाएगा, और इससे बैठक से 7 दिन पहले यानी कि लगभग 8 मार्च तो 7 दिन पहले, 8 मार्च से पहले बाकी लोग को भी सूचना देना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कि एक दिन पहले ही सूचना दे रहा है, 14 मार्च को सूचना दे रहा है तो कोई आ नहीं पाया, ऐसा नहीं, कम से कम 7 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, सूचना भी देना पड़ेगा, है ना। तो 7 दिवस पहले सूचना, 7 दिवस पहले सूचना। अब सोचो सूचना किसको देगा, तो जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं को तो देगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में पार्टिसिपेट कौन करेंगे, उन्हीं लोग करेंगे। और ग्राम पंचायत स्तर पर कौन है, पंच हैं, पंच और वो एक जन सरपंच, उन लोगों को सूचना देंगे कि भैया तुम लोग आना और इस प्रस्ताव में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। बोला ठीक है सर। अब ये सूचना कौन देगा, सूचना देने का काम कौन करता है। ठीक है, तो सूचना देने का काम वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। जैसे ग्राम पंचायत पे सचिव करेगा, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत का सीईओ, जिला पंचायत में जिला पंचायत का सीईओ, ये सूचना देने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। यहीं पे मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि क्या सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ, दोनों के खिलाफ एक ही साथ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, बिल्कुल एक साथ डिमांड कर सकते हैं। मतलब 1 मार्च को ही सरपंच के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव और
उप सरपंच के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए दोनों के लिए आवेदन दे सकते हैं, अलग अलग आवेदन देंगे, है ना, लेकिन ला सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। क्या बैठक भी एक साथ बुलाई जा सकती है? हाँ बुलाई जा सकती है, लेकिन अलग अलग टाइम पे बैठक होगी, ऐसे एक ही में घुस गए ऐसा नहीं, अलग अलग बैठे हुए, तो दोनों के लिए साथ में ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। वोटिंग भी अलग अलग होगा जी, बिल्कुल वोटिंग भी अलग अलग होगा, है ना, लेकिन ध्यान देना सूचना और आवेदन अलग अलग देना पड़ेगा। सरपंच के लिए ला रहे तो अलग से आवेदन करना पड़ेगा, और जब ये सूचना देंगे पंचों को तो सरपंच के लिए अलग, उप सरपंच के लिए अलग सूचना देंगे। ठीक, अब देखो चलो ठीक है, 7 दिवस पहले सूचना मिल गई, ये तो ठीक, ये क्लियर। अब यहां पे देखो एक आवेदन में एक ही पदाधिकारी के पद मुक्ति का प्रस्ताव रखा जा सकता है, एक आवेदन में लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 आवेदन एक साथ नहीं दे सकते, दे सकते हैं, एक साथ दे सकते हैं, सरपंच उप सरपंच दोनों के लिए एक साथ दे सकते हैं, बट अलग अलग आवेदन रहेगा। और जो सूचना जाएगी, सूचनार्थ करके लिखा रहेगा नीचे, है ना, एक कॉपी रहेगा नीचे, सूचनार्थ ये वाले पंच फलाना वार्ड के पंच को, ये वार्ड नंबर 2 के पंच को, ऐसे सूचनार्थ रहता है, तो सूचना भी अलग अलग जाएगा। ठीक, क्लियर। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने व उस पर मतदान करने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी, ये विशेष बैठक बुलाएंगे, चलो ठीक है। बैठक की अध्यक्षता सरकार द्वारा नियुक्त विधि प्राधिकारी के द्वारा की जाएगी, जिसे इसके लिए नियुक्त किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, और एक बात और मिसिंग है जिसको मैं लिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है, जिसको लिखाऊंगा। तो देखो ये बैठक हो गई, बैठक बुलाने का डेट वेट सब डिसाइड हो गया। अब बैठक की अध्यक्षता अब भैया बैठक हो गए, सबके सब जाके बैठ गए, तो ध्यान देना सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो उन लोग बैठेंगे कि नहीं बैठते उन लोग, है ना। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बैठक की अध्यक्षता के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट लिखाया हूँ आपको, अध्यक्षता कौन करेगा? नायब तहसीलदार। अब एक्चुअल में बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है? नायब तहसीलदार से अनिम्न का अधिकारी, अनिम्न मतलब उससे छोटा नहीं हो सकता, मतलब या तो नायब तहसीलदार होगा या उससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा, तो डायरेक्ट अपन नायब तहसीलदार लिख ले हुए, या समकक्ष, मतलब नायब तहसीलदार के ग्रेड पे का, उसके रेंज का जो भी होगा, उस क्लास का ऑफिसर जो भी होगा उसको बुला लेंगे। तो अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखें? बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे कौन करेगा? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार करेगा। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? नायब तहसीलदार करेगा। अब ये देखो अध्यक्षता हो गया, अब क्या अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है, अब वोटिंग की बारी आएगी। पास कैसे होगा? यहाँ पे लिखा हुआ सरपंच उप सरपंच के केस में नायब तहसीलदार या उसके समकक्ष अधिकारी। बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है? नायब तहसीलदार से अनिम्न का अधिकारी होना चाहिए, मतलब इससे नीचे का नहीं होना चाहिए, नायब तहसीलदार या उससे ऊपर का होना चाहिए, ठीक है, नायब तहसीलदार या उसका अनिम्न, है ना, क्लियर। जिसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया वो पदाधिकारी इस प्रस्ताव के संबंध में अध्यक्षता नहीं करेगा, लेकिन वोट दे सकता है ना, कोई भी इच्छुक सदस्य बैठक में बोल सकता था, जिस पर प्रस्ताव लाया गया वह भी बोल सकता है, पार्टिसिपेट भी करेगा, है ना, अपने वोटिंग तो देगा ही। अब देखो अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से, जो पंचायत गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से संकल्प पारित हुआ। अब भैया वोटिंग मेन कैलकुलेशन यहीं पे चालू होता है। अब वोटिंग कैसे करेंगे? वोट होगा कैसे, अविश्वास प्रस्ताव पास होगा? तो ध्यान रखना, उपस्थित एवं मतदान, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 3/4 होना चाहिए, 3/4 इतना वोट पड़ना चाहिए, जो कि ज्यादा होगा किससे? उस समय एट प्रेजेंट, उस समय जो मूवमेंट पे तत्समय बोला जाता है, एट प्रेजेंट जो भी जितने भी सीटें होंगी ना, जितने निर्वाचित सदस्य होंगे, तत्समय सदस्यों का, तत्समय कुल सदस्यों का, है ना, कुल सदस्य यहाँ पे उपस्थित नहीं है, कुल सदस्यों का, तत्समय कुल सदस्यों का 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। यही लिखा हुआ है कि कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत, मतलब कम से कम 3/4 बहुमत होना चाहिए, जो कि किससे ज्यादा होना चाहिए? 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। बोले सर ये पार्ट नहीं समझ पाया, इसी के लिए अब दुनिया भर का हम कैलकुलेशन करेंगे, इसी के लिए दुनिया भर का कैलकुलेशन करेंगे। आइए देखते हैं कैलकुलेशन, कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूं। जैसे मैं बात किया था किसी वार्ड में 14 पंच हैं, पंचों की संख्या को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। कितने वार्ड है समझ लेना, 15 वार्ड है। कितने वार्ड है? 15 क्या है? वार्ड है, ठीक। लेकिन उस समय एक वार्ड पे चुनाव नहीं हो पाया, तो अब कितने लोग हो गए? 14 वार्ड हो गए। 15 वार्ड थे लेकिन एक वार्ड में किसी कारण चुनाव नहीं हो पाया, तो उस समय कुल सदस्य कितने हो जाएंगे जी? 14 हो जाएंगे। लेकिन 14 के बाद एक जोड़ूंगा क्या सरपंच के केस में? हाँ सर,
तो ये क्या हो गया 15। बोले सर ऐसे ही जनपद वाले में सदस्य के साथ एक अध्यक्ष भी जोड़ दूंगा कि नहीं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होता, उधर नहीं जोड़ूंगा, सिर्फ सरपंच जोड़ूंगा क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। तो 14 + 1 कितने लोग हो गए 15। तो भले वार्ड 15 है लेकिन एक जगह चुनाव नहीं हो पाया करके 14 और सरपंच को मैं जोड़ रहा हूं करके टोटल कितना 15। तो तत्समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई 15। तो कम से कम इसका 2/3 तो रहना चाहिए। तो 15 का 2/3 कितना होगा, 15 का 2/3 15 × 2/3 करोगे तो ये आएगा 10। यानी कि 10 से ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वो भी कैसे, उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 3/4। अब एक कैलकुलेशन यहां पे मैं समझा दिया, दूसरा कैलकुलेशन इधर का देखते हैं। मान के चलो ये 14 पंच और 1 सरपंच मिलके कितने लोग हो गए 15 लोग हो गए, है ना। टोटल 15 में से 2 लोग नहीं आए, 2 लोग एब्सेंट हो गए, 2 लोग क्या हो गए एब्सेंट। तो अब कितने लोग बचे 13 लोग क्या हो गए प्रेजेंट हो गए जी, 13 लोग क्या हो गए प्रेजेंट हो गए, है ना। अब 13 लोग प्रेजेंट हुए, इसमें से ध्यान रखना 11 लोग फेवर में चले गए और 2 लोग अगेंस्ट में चले गए। यानी कि 11 लोगों ने इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन दिया, ठीक है, कि ये पास हो जाए, इसको हटाया जाए, और 2 लोग उसके अगेंस्ट में कहने को उसके विरुद्ध कि नहीं अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो फेवर 11 लोग फेवर, तो 11 वोट पड़ गए। और ये जो 11 वोट है क्या देखते हैं, उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 3/4 से ज्यादा है क्या, तो देखते हैं उपस्थित एवं मतदान, तो 13 लोग है भैया, 13 लोग प्रेजेंट है और इन्हीं 13 लोग वोट भी करेंगे, 2 एब्सेंट है। 15 तो टोटल हम लोग गिने थे लेकिन इसमें 2 लोग खाली हो गए, तो कितने बचे 13 लोग। तो 13 का 3/4 करके देखो तो 13 को 3/4 आएगा 39 / 4, 39 / 4 ये आपका जाएगा 9.75, ठीक 9.75। इतना कम से कम रहना चाहिए। देखो इससे ज्यादा रहेगा, इससे ज्यादा तो यही नहीं हो पा रहा है, ठीक। अब देखो 11 लोग 3/4, 13 का 3/4 कितना आ रहा है 9.75 आ रहा है, ठीक है 9.75 आ रहा है। लेकिन वोट उससे ज्यादा पड़ गए क्या 11, हाँ बिल्कुल। तो ये इससे ज्यादा होना चाहिए 11 लोग, जो ये 3/4 भी है, 3/4 से ज्यादा भी है और ये 2/3 से भी ज्यादा है। यानी कि ये प्रस्ताव जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। बोले सर 9.75 तो 10 से ज्यादा नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, 3/4 जो है इससे ज्यादा होना चाहिए। तो 3/4 अपना आ गया, 11 कम से कम वोट पड़ ही गए उसके फेवर में, और ये 3/4 से ज्यादा भी हो रहा है और कुल सदस्य संख्याओं के 2/3 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक और एग्जाम्पल कंफ्यूजन ना हो करके दूसरा हम लोग ले लेते हैं। इसको मैं 14 करूं तो ज्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगा। एक ही एब्सेंट करते हैं, एब्सेंट करने वाले को एक बनाते हैं। तो 14 लोग प्रेजेंट हुए, अब 14 का 3/4 करूं तो 14 का 3/4 कितना होगा 42 / 4 10.5, ठीक है। 10.5 से ज्यादा रहने चाहिए। तो भैया कितने लोग फेवर में रहे, मान के चलो 11 लोग फेवर और 3 अगेंस्ट में रह गए। तो ये जो 11 वोट पड़ गए वो इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा क्या, जी बिल्कुल पास हो जाएगा, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी कुल मिला के मैं यहां पर 2 बात बता रहा हूं कि जितने लोग भी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देंगे वो 2 चीजों से ज्यादा होना चाहिए। एक तो 2/3 बहुमत से ज्यादा होना चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 3/4 होना चाहिए। कम से कम उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उतना तो है ही। तो यही 2 चीजें रखें, 2/3 से ज्यादा तो रहेगा ही रहेगा और वो उपस्थित एवं मतदान का भी 3/4 होना चाहिए, ठीक। तो ये एग्जाम्पल ले लेंगे और 13 वाले को छोड़ के इसको एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक। तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 3/4 जो कि किससे ज्यादा होना चाहिए, उस समय के कुल सदस्य संख्या के 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया। अगर ये पास हो गया तो जिस भी पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं वो हट जाएगा अपने पद से, उसको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं हुआ तो नहीं हटेगा। अब अगर हो गया, ध्यान रखना, अगर हो गया तो क्या होगा, तो उसके खिलाफ क्या अपील की जा सकती है, बिल्कुल अपील की जा सकती है, ठीक है, बिल्कुल अपील की जा सकती है। यही नीचे अपील लिखा हुआ है। अपील किसके पास करेंगे, तो अपील के लिए मैं एक पॉइंट बताया था, अपील करेंगे, देखो
अच्छा, इसकी अध्यक्षता नायब तहसीलदार तो बता दिया। अपील करेंगे किसके पास? कलेक्टर के पास, क्योंकि इससे बड़ा पद होना चाहिए ना। अपील करोगे मतलब थोड़े बड़े पद पर ही जाओगे, तो कलेक्टर के पास अपील करेंगे। ठीक है, कलेक्टर के पास अपील करेंगे। और वो अपील कितने दिनों के भीतर करनी चाहिए? ऐसा नहीं कि 1 साल बाद याद आ रहा है कि अपील करना था यार। 7 दिन के भीतर अपील करेंगे। किसके पास? कलेक्टर के पास। अब कलेक्टर के पास जब अपील करेंगे तो कलेक्टर भी तो निर्णय सुनाएगा। वो कितने दिनों के अंदर निर्णय सुनाएगा? तो वो निर्णय सुनाएगा 30 दिन के अंतर्गत, जो कि क्या होगा? अंतिम होगा। जो कि क्या होगा? अंतिम होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये देखो, 7 दिनों के भीतर कलेक्टर को अपील करेगा और अंतिम निर्णय कलेक्टर 30 दिन के अंदर देगा। ठीक है, मतलब ये 7 दिनों के भीतर अपील कर लिया, उसके बाद 30 दिन काउंट करेंगे और 30 दिन के भीतर जो भी निर्णय देगा वो क्या होगा? अंतिम होगा, फाइनल होगा। इस बात को आप समझ लेना। ठीक है, क्लियर? तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, फिर हम लोग बाकी कंसेप्ट भी देख लेंगे। ये देखो, शुरुआत में अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव एक निश्चित प्रारूप बनाकर उस स्तर के, जैसे हम ग्राम पंचायत की बात किए तो उस स्तर के 1/3 निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर विहित अधिकारी को सौंपते हैं। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य कह दिया, मतलब वो नाम निर्दिष्ट वाले नहीं आएंगे और ना वो पदेन वाले आएंगे। ठीक है, केवल निर्वाचित वाले आएंगे। हस्ताक्षर करके, साइन करके अधिकारी को सौंपते। विहित अधिकारी, अगर ग्राम पंचायत की बात करूं तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाला या फिर उपखंड अधिकारी एसडीओ एसडीएम। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मिलने के 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी बैठक बुलाता है, जिसकी सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाती है। जैसे ही इसके पास पहुंचे, वित्त अधिकारी के पास एप्लीकेशन लेके पहुंचे, वहां से 15 दिन के भीतर ये बैठक बुलाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये नहीं करेगा, अधिकारी नहीं करेगा, तो कौन करेगा? कोई और करेगा। कौन करेगा? नायब तहसीलदार करेगा, ग्राम पंचायत के स्तर पर। ठीक है, जिसकी सूचना 7 दिन पहले सदस्यों को दी जाएगी। सदस्य मतलब ग्राम पंचायत के स्तर पर हम बात कर रहे हैं, पंचों को दी जाएगी सूचना। कौन देगा? सचिव देगा। ठीक, एक आवेदन में एक ही पद। हाँ, ये वाला पॉइंट तो बता दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने, वो उस पर मतदान करने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, जो 15 दिन के अंदर बुला रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता सरकार द्वारा नियुक्त वित्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जो इसके लिए नियुक्त किया गया। और कौन कौन नियुक्त किया गया? नायब तहसीलदार। ठीक, अब उसके बाद कैसे पास होगा? उपस्थिति में मतदान का 3/4 से पास होगा, जो कि किससे ज्यादा होना चाहिए? जो कि टोटल सदस्य हो, जो उस टाइम गठन हुआ है, उसके 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, क्लियर? अब अगर सरपंच या उप सरपंच को ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव कानूनी ढंग से नहीं लाया गया है या उसके खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देना चाहता है, तो इस परिस्थिति में प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 7 दिवस के भीतर कलेक्टर को अपील करेंगे। कलेक्टर उस तारीख से 30 दिन के भीतर, मतलब जिस दिन उसे अपील प्राप्त हुआ है, ठीक 7 दिन के भीतर उन लोग अपील करेंगे। वो 7 दिन काउंट नहीं होगा। फिर अलग से जहां कलेक्टर के पास अपील हुआ, उस दिन से 30 दिन के अंदर कलेक्टर अपना निर्णय सुनाएगा। ठीक, 30 दिन का समय भी तो लेगा, और वो निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। ठीक, तो ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब यही चीज मैं जब जनपद पंचायत और जिला पंचायत पर रिपीट करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन समझना कि कब नहीं लाया जाएगा ये अविश्वास प्रस्ताव। क्या ऐसा हुआ अभी हाल फिलहाल में पंच सरपंच के चुनाव हुए, कोई एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच चुन लिया गया, क्या अगले दिन मैं उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दूं? नहीं। तो किन किन केस में नहीं लाया जाता उसको यहाँ पे लिखा है। पद ग्रहण के 4 चीज आप याद रखेंगे, 4 पॉइंट, जो छूटा हुआ बताते चलूंगा। 4 पॉइंट। पद ग्रहण के 1 वर्ष के कालावधि के भीतर नहीं लाया जा सकता। ये पॉइंट तो लिखा हुआ 1 वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाया जा सकता, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे क्यों नहीं लाया जा सकता? सोचो। अरे इसको जनता ने चुना है सरपंच को, तो वो काम कैसे कर रहा है? काम अच्छा नहीं करेगा ही करके तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते क्या? तो अगले दिन ही काम डिसाइड कर लोगे उसका? कम से कम 1 साल का समय दोगे। इसलिए ध्यान रखना, पद ग्रहण के 1 वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाया जा सकता, मतलब उसको काम करते हुए 1 साल होने चाहिए। 1 साल हो गया तभी उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता। अगर 1 साल नहीं हुआ है तो नहीं लाया जा सकता। तो कब नहीं लाया जा सकता? अगर 1 साल नहीं हुआ तो। समझिए बात। यदि पदाधिकारी के कार्यकाल समाप्ति में 6 महीने शेष हो तो भी नहीं लाया जा सकता। यानी कि उसने पद ग्रहण किया, मान के चलिए मैं बोल रहा हूं 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर 2025 को उसने पदभार ग्रहण किया। ये चलने वाला था 31 अक्टूबर 2030 तक चलता। 6 महीने पीछे खींचोगे तो मार्च जाएगा क्या? 31 मार्च। ठीक, 1-2 महीने आगे पीछे हो जाएगा, कंसिडर कर लेना। 31 मार्च या अप्रैल है ना, मान लेते हैं अप्रैल 4 और ये 6-10, ठीक है, 31 अप्रैल जाएगा, 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2030। देखो 30 अप्रैल 2030, अब सिर्फ इसका कार्यकाल खत्म होने में 6 महीना ही बचा हुआ है। 6 महीना बचा हुआ है या उससे कम बचा हुआ, 5 महीना 4 महीना बचा हुआ है, तो भी नहीं लाया जा सकता। अब मैं पूछ रहा हूं अब क्यों?
अरे भैया उसका कार्यकाल तो समाप्त हो गया, अब अभी तुमको समझ आ रहा है कि उसका काम अच्छा था नहीं था, अब तो फिर से चुनाव कराने की बारी आ गई। 6 महीने पहले चुनाव कराने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो 1 साल के भीतर क्यों नहीं लाया जा सकता? जैसे ही वो ज्वाइन हुआ, जैसे ही उसने पदभार ग्रहण किया, 1 साल के अंदर नहीं लाएंगे क्यों? अरे उसका काम तो देखना है, 1 साल पहले काम तो देख लो। आखिरी के 6 महीने में नहीं लाएंगे क्यों? अरे अब तो 6 महीने में चुनाव ही हो जाएगा, तो और काहे उसको लेकर आएंगे। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट समझ आए। अब समझना, पूर्व अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। जैसे ही इसने ज्वाइन किया, मान के चलो एक व्यक्ति ने 1 नवंबर 2025 को ज्वाइन किया, पदभार ग्रहण किया, कोई सरपंच, अब डेट आ गया 1 नवंबर 2026, 1 साल बीत गए, तो इससे पहले नहीं लाएंगे। लेकिन 1 नवंबर 2026 जैसे ही 1 साल हुआ, अब ला दिए। अब लाने के बाद वो फेल हो गया, तो फिर अगले दिन ला दो, बस यही काम धंधा रह गया उसके, अविश्वास विश्वास अविश्वास विश्वास, यही खेलते रहोगे। नहीं, फिर 1 साल के अंदर नहीं ला सकते, मतलब अब अगला लाएंगे तो 1 नवंबर 2027 के बाद लाएंगे। ठीक है, अगर पूर्व अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता, पूर्व अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता, मतलब ये देखो 1 नवंबर 2025 को ज्वाइन किया, पहला अविश्वास प्रस्ताव 1 नवंबर 2026 को, फिर 1 वर्ष के भीतर नहीं ला सकते, मतलब 1 नवंबर 2027 के पहले नहीं लाएंगे, उसके बाद ही लाएंगे। ये समझ आया। चौथा पॉइंट क्या लिखना है कि भैया अविश्वास प्रस्ताव, ये तो फेल होने की स्थिति थी, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो कोई नया सरपंच या उप सरपंच चुनकर आएगा, और वो शेष कार्यकाल के लिए होता है, इतना आप समझ आए। तो भैया जो नया सरपंच आएगा या उप सरपंच आएगा, उसका भी काम 1 साल तक आप देखेंगे, वो जिस दिन पद ग्रहण करेगा उसके 1 साल तक आप नहीं ला सकते, समझिए बात। और उसका भी जब 6 महीना बचे रहेगा तो नहीं ला सकते। तो वो चौथा पांचवा पॉइंट आप ले लेना, जो नया सरपंच या उप सरपंच आएगा उसके भी पद ग्रहण करने के 1 साल तक नहीं ला सकते, और उसका चुनाव 6 महीने बचे रहेगा, कार्यकाल 6 महीने बचे रहेगा तो नहीं ला सकते। तो मेरे ख्याल से ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बोले सर यहाँ पे एक स्टेप आप, हाँ कुछ बोल रहे थे कि बताऊंगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर 15 दिन और जो 7 दिन वाला कंसेप्ट है, 15 दिन और जो 7 दिन वाला कंसेप्ट है, यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, जिस दिन बैठक होने वाले रहती है ना, उसके 3 दिन के भीतर, 3 दिन के पहले, 3 दिन के पहले, 3 दिन के पहले ये जो विहित प्राधिकारी है ना, विहित अधिकारी, ये बताते हैं, विहित प्राधिकारी 3 दिन के पहले वित्त अधिकारी ये बताते हैं कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। अध्यक्षता कौन करते तो समझ आया, नायब तहसीलदार कर रहे हैं या कलेक्टर कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, लेकिन 3 दिन पहले यह बताया जाएगा वित्त प्राधिकारी द्वारा कि उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो सर जब पहले से डिसाइडेड है वो नायब तहसीलदार, फिर वो डिप्टी कलेक्टर, फिर कलेक्टर, तो फिर क्या? अरे भैया कलेक्टर में भी कौन सा कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर में भी कौन सा कलेक्टर, नायब तहसीलदार में कौन नायब तहसीलदार। ठीक, तो 3 दिन पहले वो सूचना दी जाती है, किसके द्वारा? वित्त प्राधिकारी के द्वारा। ठीक है, मतलब जैसे जनपद पंचायत का केस है तो कलेक्टर बताएगा कि 3 दिन पहले बताएगा कि अध्यक्षता करने कौन जा रहा है, 3 दिन पहले ही बताएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई। अब इसी चीज को भैया अगर हम जनपद स्तर पर देखें तो अविश्वास प्रस्ताव एक निश्चित प्रारूप बनाकर उस स्तर के, अब मैं देख रहा हूं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली प्रक्रिया जनपद अध्यक्ष के खिलाफ या उपाध्यक्ष के खिलाफ, तो उस स्तर के, उस स्तर मतलब जनपद पंचायत के सदस्यों की संख्या के, जनपद पंचायत सदस्य के 1/3, क्या इसमें अध्यक्ष शामिल रहेगा? नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होता, उसके द्वारा हस्ताक्षर कर वित्त अधिकारी को सौंपते हैं। वहां पे वित्त अधिकारी मतलब किसको सौंपेंगे लोग? जिला कलेक्टर को सौंपेंगे। फिर जिला कलेक्टर 15 दिन के अंदर बैठक बुलाने के लिए डेट बताएगा, उसके अंदर 15 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर करेगा। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर करेगा, उससे नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर वो पास कैसे होगा? वही 3/4 वाला कंसेप्ट, जो कि टोटल के 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, पास हो गया, फिर अपील कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अपील करेंगे। किसके पास अपील कर सकता है? तो देखो, एक जब हम लोग देख रहे थे कलेक्टर के पास, ग्राम पंचायत स्तर में कलेक्टर के पास अपील कर रहे थे, यहां पर किसके पास करेंगे? संचालक पंचायत के पास अपील करेंगे। जनपद वाले केस में संचालक पंचायत के पास अपील करेंगे। कितने दिन के भीतर करेंगे? 10 दिन के भीतर करेंगे। कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर करेंगे। और फिर संचालक पंचायत कितने दिन के अंतर निर्णय देगा? 30 दिन के अंतर निर्णय देगा, जो कि फुल एंड फाइनल होगा, अंतिम होगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, क्लियर। अब सेम चीज देखते हैं जिला पंचायत। अब इसको कर लो जिला पंचायत, तो जिला पंचायत के सदस्य के 1/3 करेंगे,
उसमें जिला पंचायत का अध्यक्ष आएगा कि नहीं? उन लोग तो सब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो जिला पंचायत के सदस्यों की 1/3 संख्या हस्ताक्षर करके साइन करके विहित प्राधिकारी को देगी। अब विहित प्राधिकारी कौन होगा? संचालक पंचायत। ठीक, बैठक कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर या अपर कलेक्टर। ठीक, तो कलेक्टर लेवल पर बैठक करेंगे। तो बैठक कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर की जगह कौन आ जाएगा जी? कलेक्टर आ जाएगा। पास कैसे होगा? वही 3/4 उपस्थित है मतदान करने वाला 3/4, जो कि ज्यादा होना चाहिए 2/3 से, कुल सदस्यों के 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। अब अपील किसके पास करेंगे? अब अपील करेंगे राज्य सरकार के पास। किसके पास? राज्य सरकार के पास। जिला पंचायत के केस में कितने दिन के अंदर करेंगे? 15 दिन के अंतर्गत। फिर राज्य सरकार कितने दिन के अंदर निर्णय देगा? 45 दिन के अंदर। तो वो जो चार्ट है उसको याद रखना, कभी आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो मेरे ख्याल से अविश्वास प्रस्ताव पर हमने काफ़ी चर्चा कर लिया, उदाहरण भी देख लिए। इसके बावजूद कोई चीज़, कोई दिक्कत आई होगी तो आप बता देना, मैं एक बार फिर से पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। और देखो, ये सेशन अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। ठीक, कुछ उटपटांग कमेंट्स भी आते हैं कि सर कुछ अपना भी बना लो नोट्स। नोट्स हमारा भी रेडी है और इससे अच्छा नोट्स रेडी है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे इसका महत्व। मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये किताब बहुत लोगों के पास रहती है, तो जो ये किताब रखे हुए हैं ना, एक्चुअली एक नोट्स की तरह उसको पढ़ सकते हो आप। ठीक, हमारा नोट्स तो वही खरीद पाएगा ना, उसी के पास एक्सेस मिलेगा जो हमारा कोर्स लिए हुए हैं। बाकी यूट्यूब पे जो पढ़ रहे हैं उनके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है। तो एटलीस्ट वो किताब ले रहे हैं तो उस किताब को मैं पूरा एक्सप्लेन करा के दे रहा हूँ, और जो बातें एक्स्ट्रा बतानी है वो भी बता रहा हूँ। जो इसमें लिखा है वो समझाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ। उस चीज़ का महत्व आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक, तो कम से कम जिनको अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है करके बता सकते हो। बिल्कुल, मैं कमेंट देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। लेकिन नहीं, सीरीज रुकता है तब आप कमेंट करते हैं कि सर वो सीरीज नहीं चल रहा है, इसको कंटिन्यू कीजिए। तो अच्छा लगता रहता है तो बताया करें। क्या क्या पढ़े हम लोग? पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति, और आज हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। अगला लेक्चर रिकॉल पर रहेगा, फिर त्यागपत्र निलंबन हटाना भी देखेंगे। सबसे पहली बात याद करो, पद मुक्ति को मैं छुड़वा के रखा था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में, बोला था आगे पढ़ाऊंगा, ये पढ़ा रहा हूं अभी। ठीक, कहीं भी कोई भी लेक्चर आप देख सकते हो, बीच कभी समझ आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव किसके किसके खिलाफ लाया जाता है? अब अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के ऊपर लाया जाता है। किनके द्वारा? प्रत्यक्ष सदस्य जो चुनाव होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है। किनके खिलाफ? अप्रत्यक्ष लोगों के खिलाफ। अप्रत्यक्ष में कौन कौन आ जाएगा? ये उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये नहीं आता तो ये कैसे काउंट होगा? ये अपवाद है। ये ऐसा प्रत्यक्ष मेंबर है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है। यह हम एक और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं प्रमुख और उप प्रमुख। ये प्रमुख ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख सरपंच, उप प्रमुख उप सरपंच। जनपद पंचायत स्तर पर जनपद पंचायत का अध्यक्ष प्रमुख, ये उप प्रमुख। जिला पंचायत स्तर पर ये प्रमुख, ये उप प्रमुख। तो प्रमुख और उप प्रमुखों पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसके धारा हम सेक्शन हम याद करने जाएं तो 7 का पढ़ा 21, 28, 35, 21, 28, 35। रिकॉल में का आ रहा है? 21 का। त्याग पत्र में 7 त्याग पत्र दे दिए, 37 है। निलंबन में 9 आ रहा है, 39। और 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, ये सब 40 चोरों को अपनी जिंदगी सनाना चाहोगे तो हटाना, रिमूवल कित में है? धारा 40 में है। धारा 40 में है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव के लिए इतना अच्छा मैं चार्ट बताया था आपको, उस चार्ट को पूरा चार्ट लेना है, ये भी बताया। तो इस तरह देखें, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, विहित प्राधिकारी में उपखंड अधिकारी, फिर कलेक्टर, फिर संचालक पंचायत, अध्यक्षता करने वाले नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, फिर कलेक्टर, अपील कलेक्टर, संचालक पंचायत, राज्य सरकार। ठीक, अपील दिवस 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और निर्णय 30 दिन, 30 दिन, 45 दिन। इतना इजीली याद हो जाएगा। देखो, एसडीओ या एसडीएम समझ लो, डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये आपका डीएम हो गया, है ना। उसके बाद ये संचालक पंचायत, डायरेक्टर। तो पोस्ट बढ़ते जा रहे हैं, ये स्तर बढ़ते जा रहा है तो इधर भी बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ नायब तहसीलदार से शुरुआत हो रहा है, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, फिर कलेक्टर से शुरुआत कर रहा है। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आप सीख गए होंगे। ठीक, यहां पर पंच के साथ सरपंच भी आते हैं, उस बात को ध्यान रखेंगे। और ये चीज उसमें भी गलती मत करना, जब उप सरपंच को चुनाव किया जाता है ना, उप सरपंच का चुनाव, तो उप सरपंच के चुनाव में पंच तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, साथ में सरपंच भी करता है। तो वैसे ही जब अविश्वास प्रस्ताव आते हैं तो इसमें सरपंच को भी शामिल किया जाता है काउंटिंग में। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कुछ गलती हो गई होगी तो माफ करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा रिकॉल, तो वो भी इसी पीडीएफ का पार्ट होगा, इसलिए अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं दोबारा भेज दूंगा क्योंकि आप लोग
पूरा पीडीएफ को ओपन करके देखते नहीं हूँ, ठीक है, तो दोबारा भेज दूंगा मैं। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।